नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु अंकुश प्रधान एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे मॉनसून की दस्तक की। जानेंगे कि देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने में विफल हो रही सरकार अब क्या नया करेगी। बताएंगे मध्य प्रदेश के प्याज उत्पादकों के लिए क्या है अच्छी खबर। समझेंगे कि कैसे सूरज की रोशनी से चलेगा पंप। साथ ही बताएंगे कि कैसे रेल में मिलेगा दूध पीते बच्चों को उनका पसंदीदा भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने को तैयार हो गया है। इसके अलावा भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR के सदस्य देशों में भी शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के बाद बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने को तैयार हो गया है। इसके अलावा भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR के सदस्य देशों में भी शामिल कर लिया गया है। दोनों देश साइबर सुरक्षा पर साथ काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान PM मोदी ने NSG और MTCR में समर्थन के लिए ओबामा को धन्यवाद दिया। PM ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और गरीबी उन्मूलन के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। चिलचिलाती गर्मी से बहुत जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के तय अनुमान के मुताबिक केरल में 8 जून को मानसून की दस्तक हो गई है और 3 से 4 दिनों के देश के मैदानी इलाकों में भी मानसून पहुंचने वाला है। देश की सरकारी एजेंसी भारतीय मौसम विभाग के तय अनुमान के मुताबिक 8 जून को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो गया है। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय केरल में कन्नूर और तमिलनाडु में चेन्नई से होकर गुजर रही है। केरल और तटवर्ती कर्नाटक में 26 मई से भारी वर्षा हो रही है। बारिश में 3 और 4 जून को कमी आई थी, लेकिन 5 जून से फिर से वर्षा की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। वहीं स्काईमेट के अनुसार मानसूनी हवाएं जल्द मजबूत होंगी, जिससे देश के कुछ और भागों में मानसून का तेजी से प्रसार होगा। आधिकारिक रूप से मानसून के आगमन में 8 दिन की देरी के बावजूद ये अगले 3-4 दिनों में मुंबई तक पहुँच सकता है। केरल में मानसून की दस्तक लगभग 10 दिनों की देरी से हुई है, जिसका सीधा असर धान की बुआई पर देखा जा रहा है। कृषि मंत्रालय के ताजा अनुमान के मुताबिक इस खरीफ सीजन धान की रोपाई पिछले साल के मुकाबले 25% पिछड़ी हुई है। देश में अगली खरीफ फसल यानी धान की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन मानसून के आने में हुई देरी का साफ असर इस पर दिख रहा है। कृषि मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक खरीफ फसल 2016-17 के तहत 3.14 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हो चुकी है, जो पिछले साल के समान समय में 3.93 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में मानसून 8 जून तक पहुंचा है। आमतौर पर केरल में मानसून 30 मई तक पहुंच जाता है। इसका साफ मतलब है कि मानसून में लगभग 10 दिन की देरी हो चुकी है। देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने में विफल हो रही सरकार अब विदेश का रुख कर सकती है। कृषि मंत्रालय ने अब विदेश में दालों की कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय दलहन की खेती दूसरे देशों में करवाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी देश में दाल की कीमत का नीचे न आना केंद्र सरकार को परेशान कर रहा है। अब कृषि मंत्रालय इसका तोड़ विदेशी जमीन पर ढूंढ रही है। वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि एग्री सेक्टर की भारतीय कंपनियां अफ्रीका और म्यांमार में दालों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। इस साल सरकार ने इसे विकल्प के तौर पर अपनाने का मन बना लिया है और संबंधित मंत्रालयों से बातचीत भी शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब देशवासियों को, खासकर किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अब तक ब्रिटिश सरकार के तरीके अपनाकर मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाला देश का मौसम विभाग समय के साथ बदलाव करते हुए अपने आप को हाईटेक बनाने जा रहा है। सरकार मौसम की सटीक जानकारी के लिए $60 मिलियन खर्च करके एक सुपर कंप्यूटर खरीदने जा रहा है। ये कंप्यूटर US मॉडल पर बना है और 3 डायमेंशनल तकनीक से भारत में मौसम वैज्ञानिकों तक मौसम की सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। मौसम की बेहतर जानकारी से भारत में खेती-बाड़ी से होने वाली उपज में करीब 15% तक इजाफा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे किसान ये भी जान सकेंगे कि किस समय धान बोया जाए या फर्टिलाइजर खेतों में छिड़की जाए ताकि बेहतर पैदावार हो सके।
फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक की खोज की है जिसमें धान, दलहन, तिलहन के बीजों पर कीटनाशक उर्वरक का आवरण चढ़ाकर न सिर्फ उसकी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है, बल्कि इसमें श्रम व लागत में भी कमी आएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश डायरी में। मध्य प्रदेश के प्याज उत्पादकों के लिए एक राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार प्याज उत्पादकों से प्याज 6 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी। जिन जिलों में खरीद केंद्र कम है वहां इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि किसान को ज्यादा किराया देना ना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार प्याज 6 रुपए प्रति किलो में खरीदेगी। इसी संबंध में शाजापुर के प्याज खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसान कल्याण कोष बनाएंगे ताकि ऐसी स्थिति आए तो किसान को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सके। खरीदी केंद्रों पर सड़ी प्याज के अलावा छोटी बड़ी सभी वैरायटी की प्याज खरीदी जाएगी। जहां तोलने में ज्यादा वक्त लग रहा है वहां 50 या से अधिक प्याज तोलने के संसाधन के इंतजाम होंगे। किसान भाइयों, अगर आप घटते जल स्तर के कारण अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसे पंप के बारे में बताने जा रहे हैं जो सूरज के प्रकाश से चलेगा। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की क्लैरो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सौर ऊर्जा चलित पंप लॉन्च किया है। इस पंप में ईंधन की समस्या नहीं रहती, साथ ही किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट होने का डर भी नहीं रहता। इस पंप का संचालन घर बैठे किया जा सकता है, जिससे किसानों को बार बार खेत या पंप के पास जाकर ऑन ऑफ करने की समस्या नहीं रहती। कम लागत में अधिक लाभ दिलाने के कारण इस पंप को किसानों के बीच काफी लोकप्रियता मिल रही है। भारत सरकार भी देश में सोलर आधारित सेवाओं और उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और कुछ उत्पादों पर सब्सिडी भी मिलती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक की खोज की है जिसमें धान, दलहन, तिलहन के बीजों पर कीटनाशक उर्वरक का आवरण चढ़ाकर न सिर्फ उसकी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है, बल्कि इसमें श्रम व लागत में भी कमी आएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक की खोज की है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तकनीक में बीज के ऊपर पहले फफूंद नाशक का आवरण चढ़ाया जाता है, इसके बाद रसायन व खाद का आवरण चढ़ाया जाता है। इस विधि से तैयार बीज का अंकुरण अधिक होता है। आमतौर पर साधारण बीज बुआई के समय खेतों में ज्यादा गहराई तक चले जाते हैं। इससे करीब 20 से 30% बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता या सड़ जाता है। कृषि परियोजना के क्षेत्र में भारत और इजराइल दोनों देश अब मिलकर काम करेंगे। इसी क्रम में इजराइल से 2 विशेषज्ञ भारत यात्रा पर आए हैं जो भारतीय किसानों के साथ पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित इजराइल की जानकारी और अनुभवों को साझा करेंगे। कृषि परियोजनाओं के क्षेत्र में भारत और इजराइल दोनों देश अब मिलकर काम करेंगे। भारत और इजराइल के बीच बढ़ती कृषि परियोजनाओं के तहत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े इजराइल के 2 विशेषज्ञ भारत आए हुए हैं। ये विशेषज्ञ स्थानीय किसानों के साथ पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित इजराइल की जानकारी और अनुभवों को साझा करेंगे। आपको बताते चले कि पिछले कई सालों से कृषि क्षेत्र में इजराइल लगातार नए प्रयोग कर रहा है और उसने अपने सफल प्रयोगों से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। खाद्य पदार्थों के लिए कभी दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर रहने वाला इजराइल अब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। इजराइल की भारत में खास तौर पर ज्यादा रुचि देखी गई है। छत्तीसगढ़ में अच्छे मानसून के चलते कृषि विभाग ने खरीफ बुआई का लक्ष्य तय कर लिया है। इस बार 3.15 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य तय किया गया है। इसी के अनुपात में खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता का प्लान बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में अच्छे मानसून के चलते कृषि विभाग ने खरीफ बुआई का लक्ष्य तय कर लिया है। सबसे अधिक एरिया में सोयाबीन की बुआई की जानी है, लेकिन अगर मानसून समय पर नहीं आता है तो मक्का, मूंगफली उत्पादन पर ही अधिक जोर रहेगा। पिछले साल भी सोयाबीन की बुआई लक्ष्य से 10,000 हेक्टेयर कम हुई थी। इस सीजन का लक्ष्य पिछले साल की वास्तविक बुआई के आधार पर तैयार किया गया है। कृषि विभाग ने उतना ही लक्ष्य तय किया है जितनी पिछली बार बुआई हुई थी। चावल, बाजरा, मूंग, अरहर, गन्ने की बहुत ही कम क्षेत्र में बुआई होगी। महाराष्ट्र सरकार ने वर्तमान राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले स्वास्थ्य बीमा योजना करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने कहा है
कि सरकार ने 1 अक्टूबर को समय सीमा समाप्त होने जा रहे राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले स्वास्थ्य बीमा योजना करने का निर्णय ले लिया है। इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिससे राज्य की जनता को फायदा पहुंचेगा। हिमाचल में 12 जून तक मौसम खराब रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ दोबारा सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। 10 से 12 जून तक मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल स्पीति में बादल बरसेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 12 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। बारिश होने के साथ साथ प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी आएगी। मौसम में हल्की ठंडी भी बढ़ेगी। माना जा रहा है कि ऊना का अधिकतम तापमान जो 42.8 था, वो घटकर 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। शिमला में अधिकतम तापमान 26.2, सुंदरनगर में 34.3, भुंतर में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। धर्मशाला में 32.8, नाहन में 35.3, सोलन में 30.4, मंडी में 32.3, मनाली में 25.6, चंबा में 35, डलहौजी में 24, केलांग में 26.9 और कल्पा में 24.4 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। रेलवे कैसे बनाएगा दूध पीते बच्चों की आरामदायक यात्रा, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ग्लोबल वार्मिंग के असर से दुनिया का कोई भी जीव अछूता नहीं है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित फाइलाडेल्फिया के वैज्ञानिकों ने एक नई शोध के मुताबिक बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला जीव पांडा का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देश डायरी में। दिल्ली में अगले 3 महीने में एम्स जैसा एक अस्पताल खुलेगा। इस अस्पताल में केवल आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के जरिए इलाज किया जाएगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि उनका मंत्रालय दिल्ली में अगले 3 महीने में एम्स जैसा एक अस्पताल खोलेगा। इस अस्पताल में केवल आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के जरिए इलाज किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ऐसे डॉक्टर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है जो देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष इलाज उपलब्ध करा सके। साथ ही मंत्रालय हर जिला अस्पताल में एक स्वतंत्र आयुष वार्ड स्थापित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष इलाज को मान्यता दी है और कैंसर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके उपयोग पर अनुसंधान कर रहा है। प्रकृति का दोहरा नजरिया मध्य हिमालय क्षेत्र में देखा जा सकता है। मध्य हिमालय क्षेत्र में जहां इस बार भारी बारिश से कई जगह तबाही मची है, वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र के दारमा घाटी में प्री मानसून की बारिश नहीं होने से फसल सूखने लगी है। दारमा घाटी में पानी के स्रोतों का स्तर कम हो गया है। बोई गई फसल अंकुरित भी नहीं हो पा रही है। आमतौर पर उच्च हिमालय क्षेत्र में मई में प्री मानसून की अच्छी बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार इस इलाके में बारिश नहीं हुई। दारमा घाटी के खेतों में बोई फाफर, पलथी, आलू, राजमा और मटर की फसल सूखने लगी है। आपदा से प्रभावित इस इलाके में इस बार लोग सूखे की मार से त्रस्त है। दारमा घाटी के लोग सब्जी और राजमा पैदा कर आजीविका चलाते हैं, लेकिन इस बार उनको गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूध पीते बच्चों की यात्रा भी अब रेलवे आरामदायक बनाने जा रहा है। उन्हें गर्म दूध, गर्म पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए बेबी फूड भी ट्रेनों में मिलेगा। रेल बजट में घोषित जननी सेवा रेलवे मंत्रालय शुरू करने जा रहा है। इस योजना का फायदा ये होगा कि बच्चों के माता पिता को उनके खाने के लिए किसी स्टेशन के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को देर से पका हुआ खाना खिलाने की मजबूरी भी नहीं होगी। इस योजना के शुरू होते ही ट्रेनों में बेबी फूड केटरिंग से मिलेगा। अब देश भर के सरकारी स्कूलों में गृहिणी, एनआरआई और पूर्व सैनिक भी खाली समय में पढ़ाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यांजलि योजना का खाका तैयार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री 16 जून को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विद्यांजलि योजना के तहत गृहिणी, एनआरआई और पूर्व सैनिकों को उनकी विशेषता के अनुरूप अपने इलाके के स्कूलों में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। देश भर की 20 राज्य सरकारों ने इस योजना से जुड़ने की इच्छा जताई है। स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए इस योजना को शुरू किया जा रहा है।
आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री की गैस सब्सिडी छोड़ने वाली योजना गिव इट अप की तर्ज पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय बच्चों को शिक्षा दान करने के लिए विंध्याचली योजना लेकर आ रहा है। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के असर से दुनिया का कोई भी जीव अछूता नहीं है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित फाइलाडेल्फिया के वैज्ञानिकों ने एक नई शोध के मुताबिक बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला जीव पांडा का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। तापमान में वृद्धि का असर पांडा के अभयारण्य के पूरे तंत्र पर पड़ता है। बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला जीव पांडा का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि बढ़ते तापमान का असर न सिर्फ इसके शरीर पर पड़ता है बल्कि उसका मनपसंद खाना बांस का पेड़ नष्ट हो जाता है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित फिलाडेल्फिया के डेरेक्सल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स पोतेलाने ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो इससे पांडा के खाद्य पदार्थ ही नष्ट नहीं होते बल्कि तापमान में वृद्धि पांडा के शरीर के लिए भी हानिकारक है। जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ता है तो विशाल पांडा को हीट स्ट्रेस, गर्मी सहन न करने से बीमार और कभी कभी मौत से जूझना पड़ता है। देश से वर्ष 2015-16 में मूंगफली तेल का निर्यात 92% घट गया है। IOEPC के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में देश से केवल 1928 टन मूंगफली तेल का निर्यात ही हो पाया है। मूंगफली तेल के निर्यात में ये गिरावट चीन की मांग घटने की वजह से आई है। IOEPC के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में देश से केवल 1928 टन मूंगफली तेल का ही निर्यात हो पाया है, जबकि निर्यात साल 2014-15 में 24,000 टन था। भारत से चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों में मूंगफली तेल का निर्यात होता है। मूंगफली तेल का निर्यात घटने का दबाव मूंगफली पर भी देखा जा रहा है। मूंगफली का भाव 5,720 रुपए, डीसा में 5,700 रुपए और पालनपुर में 5,625 रुपए प्रति क्विंटल माना जा रहा है। ब्राजील में इस साल स्वाइन फ्लू से अब तक 764 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों की यह संख्या वर्ष 2015 में दर्ज स्वाइन फ्लू के मामलों से अधिक है। पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। ब्राजील में इस साल स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल सांस नली में गंभीर संक्रमण के 3,978 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले सप्ताह 460 नए मामले सामने आए थे। पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें संवेदनशील समूहों जैसे गर्भवती महिला, बच्चों तथा बुजुर्गों को वरीयता दी जाएगी। फिलहाल देश डायरी में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।